जी आज ह्यूमन ब्रेन पढ़ लेंगे, उसके कुछ पार्ट्स है तुम्हारे कोर्स में, उनके फंक्शंस हैं एक एक दो दो, वो पढ़ लेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर और लगाना है इसमें स्पाइनल कॉर्ड पे। आ जाओ जरा ध्यान से सुनो। ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले हम ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हम जब ब्रेन पढ़ेंगे उसके पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार हम बात करेंगे कि ये फंक्शन कर दिया, ये वॉलेंट्री फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो पहले ही शुरुआत में लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स होती है बॉडी में। लिखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स या फिर एक्शंस या फिर एक्टिविटीज। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स होती हैं आपकी बॉडी में? वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, और मैम एक टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे कोर्स में बहुत स्पेशल है यहां पर, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। एक बार इनमें थोड़ा सा मोटा मोटा सा फर्क जान लेते हैं कि कुछ डिफरेंस होता भी है या नहीं, या सारी एक ही है। ठीक है, चलो बताओ जरा, वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ये तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। हाँ जी बताइए जरा। जो मैम हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी कॉन्शियस विल के कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, उन मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था 9th क्लास में? कहां पर पढ़ी थी ये चीज 9th क्लास में? टिश्यू वाले चैप्टर में। जब हमने क्या पढ़ी थी? मस्कुलर टिश्यू। वहां हमने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी थी मैम, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। उसमें मैम ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। लिखो, these movements, actions or activities are under the control of our conscious will. और यहां पर कौन इन्वॉल्व है? ब्रेन इज इन्वॉल्व। आयुष्मान तुम कहां थे? हैं बेटा, आया करो तुम, तुम्हारी मम्मी मिले थे परसों, बता रहे होंगे, है ना? और तुम्हें खुशी बिल्कुल नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आया करो क्लास। हाँ जी, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो मैम हमारे कंट्रोल में नहीं है। लिखो, दीज मूवमेंट्स, धनंजय उड़ जा वहां से, आ जा, क्योंकि जिनकी जीभ में ज्यादा खुजली है उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। इधर आ जा। हाँ यहाँ नहीं तो वहां जा, वहां बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस मत छेड़ना। हाँ जी, दीज मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर कॉन्शियस विल। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज लिख रहे हैं जो तुम्हें बहुत सदमा देगी। कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिसमें हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें भी ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन ये ब्रेन तो इनको कंट्रोल कर रहा है लेकिन हम नहीं यूज कर सकते। ध्यान से सुनो, जैसे जो ये वाली एक्टिविटीज है ना, वॉलेंट्री एक्शंस, ये हम अपने ब्रेन को कोई कमांड दें, जैसे कि मुझे अपना हाथ पीछे करना है, मुझे अपना हाथ आगे करना है, तो मैं अपने ब्रेन को डायरेक्टली कमांड देके ये चीज करवा सकती हूं। यहां पर भी ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन बच्चों ब्रेन के कुछ सेंटर्स हैं यहां पर, तुम पढ़ोगे भी डिटेल में इसको, कि वो इन एक्शंस को करवा रहे हैं। ब्रेन इन्वॉल्व तो है लेकिन तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इन पे, तुम्हारा भी कंट्रोल है, ब्रेन का भी कंट्रोल है। तुम अपने ब्रेन को कमांड देके कोई चीज करवा सकते हो, यहां पर तुम कमांड नहीं दे सकते, ब्रेन उस काम को खुद करेगा। ठीक है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कैसे कैसे काम है मैम। ठीक है, हाँ जी, तीसरे एक्शंस आते हैं काफी काफी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, जिनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्या होते हैं? ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लेकिन ये कब होंगे? ये तब होंगे जब कोई स्टिमुलस होगा आसपास। ठीक है, क्या हुआ विनायक? ये बहुत हैप्पी लग रहे हो, अपने में हंस रहे हो बैठ के। लिखो, दीज आर सडन, रैपिड
एक्शंस, इनवॉलेंट्री भी ऐड कर लेना, दीज आर सडन रैपिड इनवॉलेंट्री एक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस होगा आसपास तो एकदम से रैपिड एक्शन है, कोई सडन, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ये भी। लेकिन यहां पर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में भी नहीं है, यहां किस चीज का कंट्रोल है, यहां स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। अब तीनों में बहुत फर्क है। अब ये चीजें बार बार हमारे उसमें रिपीट होती रहेंगी जब हम ब्रेन पढ़ेंगे और ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स का फंक्शन पढ़ेंगे। भाई वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हम अपने ब्रेन को कमांड देंगे और ब्रेन वही करेगा जो हम चाहेंगे। तो इसमें चाहो तो तुम एक पॉइंट यहां पर ऐड भी कर सकते हो कि थिंकिंग इन्वॉल्व है। तुमने सोचा, तुमने ब्रेन को कमांड दी, ब्रेन ने वो चीज कर दिखाई। इसमें तुम सोचोगे भी तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, यहां पर थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। सोचते रहो बैठे हुए, मैं अपने हार्ट को खुद बीट करवा लूं, नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। मैम वो कैसे? अभी तुम पढ़ोगे, तुम्हारे ब्रेन में एक सेंटर है मेडुला ओब्लोंगेटा, वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, तुम नहीं कर सकते। थिंकिंग नहीं, तुम थिंकिंग से कंट्रोल नहीं कर सकते, यहां पे तुम कर सकते हो। तुम्हें अपने राइट लेफ्ट हैंड्स की मसल्स को क्या है, तुम्हें हैंड्स मूव करवाने हैं, तो तुम सोचो और तुम मूव करवा लोगे, तुम ब्रेन को कमांड दे रहे हो, ब्रेन मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ब्रेन तो इन्वॉल्व है, ब्रेन का कोई स्पेसिफिक सेंटर इन्वॉल्व है, लेकिन तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी। और ये इसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है, इसमें ब्रेन का भी कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे कोर्स में बेसिकली वो रिफ्लेक्स एक्शंस है जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। वहां यहां पर मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, यहां पर कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं जो ब्रेन भी कंट्रोल करता है, बट वो तुम्हारी एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखे हुए, तो हम भी उनको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, बट आपके कोर्स में नहीं है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। आओ जरा और देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तुमने एक चीज पढ़ ली है, रिफ्लेक्स एक्शन की स्पीड कैसी है, एक्सट्रीमली फास्ट है, बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट। वॉलेंट्री एक्शंस कैसे होते हैं मैम, ये कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको हम मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं स्पीड वाइज। मतलब हम ये बोल सकते हैं मैम, दे आर फास्टर देन वॉलेंट्री बट स्लोअर देन रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सेस, ठीक है जी। और बताओ जरा और क्या लिख सकते हैं। मसल्स के बारे में सोचो जरा, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है। अगर मैं कोई वॉलेंट्री एक्शन करना चाहती हूं, मैं अपनी गर्दन को ऐसे घुमाना चाहती हूँ गोल गोल, तो कौन सी मसल्स हैं, नेक मसल्स, कैसी हो गई, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, मैम वॉलेंट्री है, आप अपनी मर्जी से घुमा पा रहे हो इधर उधर, इसका मतलब कौन सी मसल्स लिख दूं यहां पर, मोस्टली स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व। जो मसल्स वॉलेंट्री एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगी फाइनली वो कैसी होंगी, वो जनरली स्केलेटल मसल्स होंगी। इनवॉलेंट्री एक्शंस को करने वाली मसल्स कैसी होंगी, या तो मैम स्मूथ मसल्स होंगी या फिर मैम वो होंगी कार्डियक मसल्स, क्योंकि ये दोनों मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। अब जरा इसमें बताओ रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन सी मसल्स काम करती होंगी। गर्म चीज पे हाथ पड़ा हुआ है, अचानक से हाथ पीछे गया अपने आप, बिना सोचे समझे, स्पाइनल कॉर्ड ने इस चीज को कंट्रोल किया है, बताओ कौन सी मसल्स हैं, स्केलेटल है मैम। इसका मतलब स्केलेटल मसल इन्वॉल्व हो सकती है नो डाउट, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और बताओ क्या स्मूथ मसल्स हो सकती हैं, यहां पर हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये कुछ मोटी माटी बातें हैं, अभी आगे आएंगे सबके एग्जाम्पल पे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन सी क्या। अब एग्जाम्पल्स बता दो जरा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताओ जो आपके अपने कंट्रोल में है। नोट्स लिख रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ अपने कंट्रोल की वजह से नहीं लिख रहे होंगे ऐसे भी एक आधे, फिर वो टेस्ट से 2-3 दिन पहले मुझसे मांगेंगे ये फलाना पीडीएफ भेज दो, ये ढिमाका पीडीएफ भेज दो। हाँ जी, कौन कौन है वो जो नहीं लिख रहे हैं, जो पूरे
वे भाई साहब, इसके तो एक चैप्टर कंप्लीट है कोई जो गर्व से बता पाओ? हाँ, आधे आधे जोड़ के कई सारे बन जाएंगे। हाँ जी बताइए जरा, एग्जाम्पल लिख लो। मैम सारे एग्जाम्पल वॉलेंट्री एक्शंस हैं। राइटिंग, राइटिंग में डबल टी आएगा क्या? मुझे क्यों लग रहा है? डांसिंग, जंपिंग, सारी कैसी एक्टिविटीज हैं? सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं। बातें करना सब किस में आ जाएगा? टॉकिंग, सब कुछ इसी में आ जाएगा भाई। तुम्हारी कंट्रोल में, पार्थ के कंट्रोल को छोड़ के, बस पार्थ का कंट्रोल नहीं है, बस अपने आप पे, अपनी जीप पे। इसकी टंग की मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है? आओ जरा इनवॉलेंट्री बताओ जरा, इनवॉलेंट्री कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? मैम ब्लड प्रेशर कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग, हाँ जी बताओ जल्दी, और बोलो जल्दी। वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग कुछ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ जरा रिफ्लेक्स एक्शन पे। गरम चीज पे हाथ पड़ा हुआ था, हाथ एकदम से पीछे किया। मैम बार बार यही एग्जाम्पल क्यों लिखते हो, और एग्जाम्पल नहीं है क्या? बेटा क्योंकि तुम्हारे कोर्स में यही है, एग्जाम्पल बहुत है। एक है नी जर्क रिफ्लेक्स, क्या होता है अभी बता रही हूं। हाँ जी, नीज सही से मसल्स काम कर रही है कि नहीं कर रही? अब मैं बहुत ऊपर अपने पैर नहीं उठा पाऊंगी, मैं यहां बना के तुम्हें दिखा रही हूं, ध्यान से सुनो। ये इस तरीके से तुम्हारी नी है, हाँ जी ये तुम्हारी थाई बोन है, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी थाई की बोन, ये तुम्हारी नीचे वाली बोन, ये तुम्हारा पैर, ध्यान से सुनो। अगर तुम यहां पर डॉक्टर क्या है, चेक करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो होती है उनके बेसिकली चेक होते रहते हैं इस तरीके से कि मसल्स और लिगामेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्या करते हैं, यहां पर जो पैरों की नीचे वाली हड्डियां ना, इन पे हैमर से, हथौड़ी से हल्का सा हिट करते हैं, यहां पे हल्का सा, और ये रिफ्लेक्स होता है ऑटोमेटिकली कि अगर मसल्स वगैरह सब सही से काम कर रही हैं तो इस बंदे का पैर इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है? ऐसे है पैर, ये तुम्हारी थाई बोन और ये नीचे वाली बोन यहां पे हिट करते हैं, यहां पे, और यहां पे हिट करते हैं तो पैर कहां जाएगा? पैर आगे की तरफ जाता है, तो ये रिफ्लेक्स है। और बताओ और कोई रिफ्लेक्स? आंखों में टॉर्च मारो, किसी को टॉर्च हिट करो, क्या होगा? ऑटोमेटिकली आंखें बंद करेगा। अंधेरे कमरे में जाओगे तो आंखें क्या करोगे तुम? अपने पीपल को मैम डायलेट करेंगे। ये सारे क्या है? ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं। दो याद कर लो कोई भी, पहले वाला इनफ है वैसे तुम्हारे लिए, ठीक है? आओ जरा, हाँ जी क्या पता चला इससे तुम्हें, ये बताओ जरा। प्रणव, प्रणव ये बताओ कि वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? हाँ मतलब जो हमने सोचा वो हमने ब्रेन को कमांड दी और ब्रेन ने वो कर दिखाया, है ना? वेरी गुड। हाँ जी, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी होती है ऋषभ? ऑटोमेटिक, जल्दी बताओ। मैम हम सोच के उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाथ ऊपर उठाना था, उठा लिया, नोट्स लिखने लग गए, गाना गाने लग गए, डांस करने लग गए, भंगड़ा करने लग गए, कुछ भी करने लग गए, ये कंट्रोल में हमारे। लेकिन हमने ब्रेन को कमांड दी कि भाई मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर दे, नहीं हो सकता। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। इन्वॉलेंट्री का मतलब है मेरा ब्रेन तो इन्वॉल्व है लेकिन मेरी सोच के हिसाब से काम नहीं होगा। मैं अपने रेट ऑफ हार्ट बीट को नहीं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। रिफ्लेक्स क्या है उसमें? तो मैम ब्रेन को भी नहीं पूछा, वो तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाता है उसमें। तो उसमें क्योंकि क्यों जाता है बताना जरा। अगर ब्रेन को भेज देते, ब्रेन तो काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हाँ जी, ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप स्पाइनल कॉर्ड को क्यों मैसेज भेज रहे हो? मैम वो सोचने लगता है ना पगला, ये ब्रेन है, ब्रेन का काम होता है थिंकिंग, और वो सोचेगा तो टाइम लगाएगा, और सोचेगा टाइम लगाएगा तो हम जल जुला जाएंगे इतनी देर में। पता था उंगलियां साफ होगी, स्किन जल गई। इसका मतलब तुम ये मान के चलो कि जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्टिविटी होगी ना तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, कभी भी ब्रेन को मैसेज नहीं भेजते क्योंकि ब्रेन टाइम लेता है सोचने में। आओ जरा, हाँ जी अब पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। मैं बेहतरीन सुंदर डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम मेरे साथ ही बना लेना। आ जाओ जरा।
अब तुम पहले इतना बढ़िया बढ़िया बोलने लगते हो ना, फिर बनता नहीं है। ऐसे बढ़िया नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी रफ टाइप का। देखो जरा, आओ। हाँ जी, सबसे बाहर क्या होता है ब्रेन में? ए बनाओ। क्रेनियम, और उसको क्या बोलते हैं? स्कल। सबसे बाहर, हाँ जी, सबसे बाहर है मैम हड्डियों का एक स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। आओ जरा, इसके अंदर होती है बहुत सारी मेनिंजेस। जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में बना लेते हैं। मेनिंजेस कुछ लेयर्स होती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये भी बहुत प्रोटेक्शन है तुम्हारे ब्रेन की। देखो भगवान ने कितनी प्रोटेक्शन दी है ब्रेन की, बस ब्रेन ही नहीं दिया, प्रोटेक्शन इतनी सारी दे दी ऊपर से, है ना। आओ जरा, ये क्या है? एनसीईआरटी लिखती है क्रेनियल मेनिंजेस। ये प्रोटेक्टिव वो है स्ट्रक्चर्स। बाहर की तरफ हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है जिसको क्रेनियम या स्कल कहते हैं, जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। क्रेनियल मेनिंजेस के अंदर भरा होता है फ्लूइड बच्चों। हाँ जी, यहां पर एक फ्लूइड है। हाँ जी, इस फ्लूइड का क्या नाम है? इसे बिठाऊं कहां, पंखे पे, कैमरे पे? हाँ जी, एक फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इन मेनिंजेस के बीच में होता है और ये हमारे ब्रेन के सेंटर में अंदर भी भरा हुआ होता है। अंदर भी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम है इसका। बनाते रहो, और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर बना नहीं पाओगे। लिख लो जल्दी। देखो कितनी सारी प्रोटेक्शन है। आ जाओ ब्रेन पे। ब्रेन में जैसे अखरोट में होता है ना, ब्रेन के भी दो पार्ट है। मेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का उसको कहते हैं सेरिब्रम। हाँ जी, भ्रम नहीं, सेरिब्रम। कभी कहो कि दिमाग ही एक भ्रम है। एक इस तरीके से बीच में बैंड होता है, ये हमारे दोनों ब्रेन के हिस्सों को जोड़ के रखता है। इसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बना लो इसको। लेबलिंग सिर्फ वही करेंगे जो तुम्हारे कोर्स में है, क्योंकि फिर रोने लग जाओगे नहीं तो। ये क्या बता दिया। ये कौन था जिसने इतनी बड़ी छी करी? हाँ, विभोर की आई और आरुष ने कुछ बोला उसको। हाँ जी, ये एक पार्ट है थैलेमस, हरे वाला। ये भी तुम्हें लेबल नहीं करना, तुमसे नहीं पूछेगा वो पेपर में, लेकिन तुमसे वो एक चीज पूछेगा हाइपोथैलेमस, उसको लेबल कर लेते हैं। और हाइपोथैलेमस के इस तरीके से नीचे होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो जो काम की बातें हैं बस वो बना लो, नहीं तो बनाने को तो ब्रेन पे 3 लेक्चर हो सकते हैं। आप पता है, तुम्हारी पूरी भावनाएं मेरे दिल में रहती हैं। पीनियल ग्लैंड ना यहाँ कहीं होती है बच्चों। हाँ जी, पीनियल ग्लैंड यहाँ कहीं होती है, थैलेमस के पीछे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन तुम बस वहां लेबल मत करो, अभी बना लो। अब आओ, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें मिड ब्रेन ना गलत लेबल किया हुआ है। हाँ जी, तुम्हारी एनसीईआरटी में, जो मिड ब्रेन लेबल किया हुआ वो गलत लेबलिंग है। आओ जरा, मिड ब्रेन इस तरीके से बना लो। हाँ जी, क्या बेटा? ऑरेंज कलर को क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है बेटा, ब्रेन ऐसे ही होता है।
इसको कहते हैं सरकाई और गाराई, तो इसलिए तुम ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। डिप्रेशंस होते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन्स के डिप्रेशंस हैं ये। हाँ जी बनाओ जल्दी। और तुम्हारी एनसीईआरटी में मिड ब्रेन गलत लेबल किया हुआ है, इसको ठीक कर लो। ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक क्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके नीचे यार क्या है ये, नहीं बना लो, इसीलिए कह रही हूं इधर देखते रहो। ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था, बट स्पेस की कमी हो गई है बेटा। हाँ जी, ये है ब्रेन। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये किसका पार्ट है? ये सारे पार्ट हैं फोर ब्रेन के। मैंने थैलेमस तुम्हें जान के लेबल नहीं कराया, ये हरे वाला थैलेमस है, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है, बट तुम्हारे कोर्स में नहीं, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। ये फिर मिड ब्रेन और पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, इन तीनों को मिला के बनता है हाइंड ब्रेन। और इसके मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बनाओ जल्दी। हाँ बेटा, एक सेकेंड बस। बनाओ जल्दी। क्या हुआ विनायक, दीवार में उधर कुछ है क्या? नहीं उधर नहीं, मेरे को भी कुछ हो। पार्थ, पार्थ सीधे बैठ जा। जहां जगह बचेगी वहां सेरिब्रम भर देना, जहां जगह बच रही होगी ना वहां सेरिब्रम भर दो। किस चीज का बना हुआ है ब्रेन? हाँ भर दो। न्यूरॉन्स ही तो है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। वैसे इतना भी बकवास नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं? यहां न्यूरॉन्स भर दो इस तरीके से। चलो हाँ जी बनाओ जल्दी। ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है क्रेनियम और स्केल के अंदर, जो कि बोन्स का स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आती हैं बहुत सारी लेयर जिनको कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, इनके भी नाम होते हैं, बट तुम्हें कुछ नहीं करना। इनके अंदर क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और फिर अंदर की तरफ आते हैं ब्रेन के, ब्रेन की जो एक्चुअल टिश्यू है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इनके तुम्हें सब पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ने हैं एक एक करके, तो बनाओ जल्दी। कौन सफेद? क्रेनियम। बना लो जल्दी, कई बार ब्रेन बनाने को आ जाता है, इसलिए लेबलिंग तो आनी चाहिए। नेफ्रॉन भी बनाने को आ जाता है, लेबल करने को सारे पार्ट्स कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है, पूछेगा ही नहीं कोई, तो जरूरत क्यों है फालतू में अपना पचाड़े में पढ़ने की? जो डॉक्टर बनेंगे पढ़ेंगे अपने आप, इंजीनियर्स को कोई जरूरत नहीं है इतना डिटेल में पढ़ने की। ज्यादातर इंजीनियर्स ही होंगे यहाँ भी। बन गया, चलो आओ।
तो फिर उसके पास पहुंच गया। ये कौन सी टेक्निक है? कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है इनके अंदर। अभी इधर बोला था बैठने के लिए, इसलिए प्लीज साइड। येलो कलर की डॉट डॉट नहीं, एक फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कोई बात नहीं, डॉट बना दिए तो फ्लूइड भी तो डॉट ही बनाओगे, फ्लूइड को कैसे बनाओगे? लहर बना दो। हाँ जी चलो, बहुत हो गया, अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रम। देखा ना अखरोट, अखरोट फोड़ा है कभी? ये ब्रेन का साइड व्यू है, मतलब यहां से काटा है अपने सर को, ये खोपड़ा हटाया है यहां से, और तब देख रहे हैं, ऐसा तब दिखेगा। सामने से दिखेगा ना, पीछे से यहां से काट के आधा साइड करना पड़ेगा, तब ऐसा दिखेगा। ठीक है, आओ जरा अब इसको लिख लेते हैं डिटेल में। हाँ जी लिखो, इट इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। डेली लाइफ की जितनी एक्टिविटीज कर रहे हो, इसका ठीक ठाक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो सारी कमांड यही दे रहा है, सारे सेंसेस यही रिसीव कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो, ब्रेन इज, या लिखो ब्रेन टिश्यू इज कवर्ड आउटसाइड बाय cranial meninges and bony structure and a bony box called, क्या बोलते हैं, skull और cranium। helps in the protection of brain। ठीक है, चलो तो ये प्रोटेक्शन की बात भी पूछ लेता है कई बार 2 मार्क्स में, कि बताओ ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है, तो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। बताओ स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में बना लेंगे। अभी मेन ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन के जितने पार्ट्स दिए हुए हैं उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। लिख लिया? बोनी बॉक्स मतलब कॉल्ड स्कल, कोल्ड बॉक्सी बॉक्स लिख दिया क्या? मेरा मन कर रहा है बॉक्सिंग कर लूं, हो जाता है ऐसे कई बार लिखते लिखते। बॉक्सी मैंने कहा दिखने आ गया, बोनी बॉक्स लिखा हुआ है, हो जाता है, कोई बात। भाई तू यही बोलता रहेगा पूरी क्लास में, मैम प्लीज साइड। इसे यहां बिठाऊंगी कल। इसके अंदर बिठाऊंगी नीचे। ठीक है, हो गया। अब बोनी बॉक्स तो ठीक है। 9th वाले बहुत पकड़ते हैं ऐसी गलती को, तो फटाफट से और फिर हंसने लग जाएंगे सारे। सबसे गंदी सिचुएशन होती है, कम से कम तुम हंसे तो नहीं। आओ इधर। हाँ जी, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाँ जी, आओ जरा, पार्ट्स पता होने चाहिए। अगर बात करते हैं फोर ब्रेन की, कौन कौन आ गया उसमें? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तुम्हें 2 के ही फंक्शन पढ़ने हैं, सेरिब्रम के और हाइपोथैलेमस के। मिड ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट नहीं है एज सच, इसके अकेले 1-2 फंक्शंस पढ़ लेंगे। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और एक है सेरिबेलम, एक लास्ट है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिबेलम यहां होता है गुद्दी पे। बचपन में अगर ध्यान दिया हो तुमने, यहां मारते हैं ना किसी को तो कहते हैं नहीं नहीं यहां नहीं मारना, यहां तो दिमाग होता है, तो छोटा दिमाग कहते हैं इसको। इसको कहते हैं बड़ा दिमाग देसी भाषा में, सेरिब्रम को।
तो ये सारे में सेरिब्रम है, लेकिन सेरिबेलम यहां होता है, गुद्दी में, गुद्दी कहते हैं ना जिसको, वो सेरिबेलम होता है, इसे वहां मारना नहीं चाहिए। क्यों है मैम, दिमाग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई तुम्हारे ब्रेन में ना सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स है, यहां सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स का नंबर है सेरिब्रम के अंदर, और उसके बाद दूसरी बार न्यूरॉन्स का नंबर है सेरिबेलम के अंदर, इसलिए इनको छोटा और बड़ा दिमाग बोलते हैं। वैसे ब्रेन तो ये सारा ही है, ये सब क्या है, सारा ब्रेन ही तो है ये, लेकिन यहां पर न्यूरॉन्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मारने से क्या होगा, चोट लग जाएगी, न्यूरॉन्स टूट गए तो है सब कुछ है, लेकिन लग जाती है ना चोट, इंजरी तो कहीं भी हो जाती है। न्यूरॉन्स की तो एक बात पड़ी हुई ना, न्यूरॉन्स दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाते। अगर किसी को गलती से चोट लग जाती है मसल्स में या न्यूरॉन्स में, तो वो रीजनरेट नहीं होते हैं, अगर डैमेज हो गए सो हो गए। चलो आगे चले, आओ चलो अब एक एक करके तीनों पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन, ये चैप्टर मुझे लग रहा है कई दिनों में खत्म होगा आराम से तुम्हारी स्पीड से। स्पेलिंग कैसी है, ठीक तो है बेटा? तुम तो बिल्कुल ही चाह रहे हो मैम बस CAT कैट लिखे, BAT बैट लिखे, और इससे ज्यादा डॉग लिख दे, बस इससे ज्यादा डिफिकल्ट स्पेलिंग ना लिखे यहाँ। हाँ ये भी लिखूंगी। आओ जरा फोर ब्रेन पढ़ते हैं। हाँ जी, पहले फोर ब्रेन फिर मिड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम होता है थिंकिंग वाला। हाँ जी, जितना भी सोचने का काम है सारा काम किसका है, फोर ब्रेन का है। लिखो, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सारा सोचने का, समझने का, बूझने का, मेमोरी का सारा काम फोर ब्रेन का है। हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को ज्यादातर इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए रखा गया है, और वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, फोर ब्रेन। अगर तुम्हें सवाल आएगा एग्जाम में कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बताओ कौन है, तो फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन ऑप्शन में नहीं होगा तो सेरिब्रम आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सेरिब्रम। अब ध्यान से सुनो, हाँ जी वही भी इसमें आएगा, ध्यान से सुनो। अगर तुमसे पूछा जाए, फोर ब्रेन की पूरी डिस्क्रिप्शन आती है कई बार लिखने के लिए, अगर थिंकिंग पूछेगा ठीक है फोर ब्रेन होगा ऑप्शन में, ठीक है, नहीं तो सेरिब्रम लिख देना। क्यों मैम सेरिब्रम क्यों लिख देंगे, क्योंकि बच्चों सेरिब्रम मेन पार्ट है फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है वो छोटे से कंटेंट से छोटा सा पार्ट है। अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा फोर ब्रेन है उसके तीन मेजर एरियाज हैं, 3 मेजर एरियाज ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम लिख लो चाहे फोर ब्रेन लिख लो, ठीक है, सेरिब्रम लिख लो बेटर है। अब ध्यान से सुनो जरा, 3 मेन एरियाज है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को बोलते हैं सेंसरी एरिया, दूसरे वाले को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, और तीसरे वाले को बोलते हैं मोटर एरिया। ये हमारे सेरिब्रम के 3 बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसरी, रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करेंगे। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, वो जो पुरानी मेमोरी होगी ना ब्रेन के पास, उससे और जितने उसने अभी स्टिमुलाई या जितनी भी सेंसेस रिसीव करी हैं उन सबको रिसीव करके सारी एनालिसिस का काम किसका है, एसोसिएशन एरिया का काम है। और फाइनली जो डिसीजन होता है उसको सेंड करते हैं मोटर एरिया के पास, और मोटर एरिया जो है वो कमांड देता है आपकी मसल को या फिर आपकी ग्लैंड को, ठीक है। तो ये तीनों काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अलग से डायग्राम बना के समझते हैं अभी, पहले इसको लिख लो तुम। हाँ जी, सेरिब्रम जो है अगर तुमसे पूछा जाए कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन है, तो फोर ब्रेन या फिर सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है पूरे ब्रेन का ही एज अ होल, फोर ब्रेन का तो है ही सबसे बड़ा, बट पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है। 3 मेन एरियाज हैं, कौन कौन से 3 मेन एरियाज हैं, सेंसरी एरिया जो मैम रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मोटर एरिया मैम जो कमांड देगा फाइनली हमारे इफेक्टर को, और एसोसिएशन एरिया का क्या काम होता है मैम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम यह है कि सेंसरी एरिया से जितनी इंफॉर्मेशन आई है उसको ले लो, और जो पुरानी मेमोरी है, जो आपकी याददाश्त है उस चीज के लिए पहली, उसको ले लो और सबको एनालाइज करके फाइनल रिजल्ट उसको भेजता है ये मोटर एरिया को, ठीक है। हाँ जी आओ जरा पहले इसका एक डायग्राम बना के समझ लो। आओ, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेरिब्रम है,
हाँ जी, सेरिब्रम के अंदर ना बहुत सारे सेंटर्स होते हैं बच्चों, इस तरीके से सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे सेंटर होते हैं। से फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर स्मेल, सेंटर फॉर क्या लिखें, बताओ कौन कौन से सेंटर हो सकते हैं? सेंटर फॉर विजन, स्मेल लिख दिया गया, एक स्मेल लिख लो, चलो विजन लिख लो। हाँ और क्या, स्मेल, हियरिंग, एक क्या बोला था अभी मैंने, विजन लिख लो। ध्यान से सुनो, सेरिब्रम में कुछ सेंटर्स होते हैं इस तरीके से। मैम सेंटर्स का क्या मतलब है भाई? अगर मैं ये कह रही हूं कि ये सेरिब्रम के सेंसरी एरिया के पार्ट है, ये सारे सेरिब्रम में सेंसरी एरिया में इस तरीके से बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इनका काम होता है अलग अलग सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ये बताओ स्मेल की इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? नोज से। नोज से स्मेल की इंफॉर्मेशन को लेके जो न्यूरॉन्स है वो जाते हैं इस एरिया के पास कि भाई मैंने ये फलानी चीज स्मेल करी है। फिर वो किसको मैसेज भेजेगा? वो मैसेज भेजता है, यहां पे अलग से सेंटर होते हैं, उनको कहते हैं सेंटर फॉर कंट्रोल या कंट्रोल सेंटर लिख लो, या इसी को लिख लो एसोसिएशन सेंटर। हाँ जी, इंफॉर्मेशन की मैंने कोई चीज स्मेल करी है, वो चीज स्मेल करने की जो सेंस है उसको नोज से कहां लेके जाया जाएगा? रिसेप्टर्स के थ्रू लेके जाएगा मैम सेरिब्रम के सेंटर में, जिसको क्या बोलते हैं? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया ने इंफॉर्मेशन रिसीव करी। अब तुम्हें पता है, कई बार तुमने कल एक्टिविटी पढ़ी थी, अगर तुम्हें चीनी की स्मेल करनी है तो मैम उसमें तो बस टेस्ट की जरूरत थी। हमारे जो रिसेप्टर्स यहां से प्रेजेंट थे ना टंग के ऊपर, मैम वो इंफॉर्मेशन लेके गए थे ब्रेन के पास, वो इनफ थी। बट अगर हम लंच की बात करते हैं, वहां पर दोनों रिसेप्टर हैं। कौन कौन से मैम? स्मेल वाले रिसेप्टर्स हैं, वो स्मेल की सेंस को लेके जाएंगे ब्रेन के पास। जो टंग पे रिसेप्टर प्रेजेंट है वो मैम दूसरी टेस्ट वाली उसको लेके जाएंगे, परसेप्शन को। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही सेंस जो है वो ब्रेन तक पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी सेंसेस या बहुत सारे सेंस ऑर्गन एक साथ काम करके बहुत सारी सेंसेस को ब्रेन के पास पहुंचे। ध्यान से सुनो, इस एसोसिएशन एरिया का काम यही होता है कि इससे 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 जितने सेंटर्स एक्टिवेट हुए हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन लो, और जो पुरानी इंफॉर्मेशन है ब्रेन के पास उन सबको लेके पूरा का पूरा एनालाइज करो कंडीशन को। ये काम है इसका। चलो ठीक है, इसने एनालाइज कर लिया, इसने सब कुछ कर लिया, अब इसको कमांड देनी है। हाँ जी, यहीं पर इसी सेरिब्रम के अंदर होते हैं मोटर एरियाज। उसका क्या काम है मैम? जो ये एसोसिएशन एरिया होगा ना, ये फाइनली कमांड देगा इस मोटर एरिया को कि भैया अब तुम यहां से कमांड भेजो न्यूरॉन्स के पास या किसी मसल के पास कि जो एक्शन फाइनली एग्जीक्यूट करना है। तो एक्शन करने का काम किसका है? एक्शन करने का काम इसका है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम इसका है। इंफॉर्मेशन को कहां तक रिसीव करना, कहां से रिसीव करना है? सेंस ऑर्गन से। ये काम मैम सेंसरी एरिया का है। और हाँ जी, एसोसिएशन एरिया का क्या काम है मैम? इसका काम है अलग अलग सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको एक साथ लेके और पुरानी मेमोरी साथ में इंक्लूड करके फाइनली मोटर एरिया के पास कमांड भेजना कि बहन ये काम करवा दे। तो काम करवाने का काम किसका है? मोटर एरिया का। इंफॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है? सेंसरी एरिया। एनालाइज कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन को? ये बीच वाला एरिया। तो एक तालमेल है, पूरा कोऑर्डिनेशन है सेरिब्रम के अंदर। हाँ जी, इसको लिख लो एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सेरिब्रम के 3 एरियाज हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया वो हैं जो अलग अलग सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेंगे। सारे कहां पड़े हुए हैं? सारे एरियाज मैम ब्रेन के अंदर हैं, सेरिब्रम के अंदर है। तो सारी कंडीशन, जितनी भी डेली लाइफ की कंडीशन है ना, सबको कौन एनालाइज कर रहा है? सेरिब्रम एनालाइज कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है सेरिब्रम का, इसलिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है ब्रेन को। क्योंकि तुम खुद सोच लो, जिनका ब्रेन काम नहीं करता उनकी क्या हालत होती। वैसे तो जिनका कर रहा है उनकी भी यही हालत है ना। लेकिन चलो ठीक है, ब्रेन दिया है तो अच्छी बात है, भगवान ने, इसको यूज करो। ठीक है, लिखो, बना लो। ये तो रफ डायग्राम ऐसे ही बना लो, लेकिन तुम्हारी ठीक है, उसके लिए बना लोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तबीयत। और क्या ठीक करना चाह रहे हो?
हाँ जी लिखो, सेंसरी एरिया में सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं। हाँ जी आरुष बताएगा। आरुष ये सेंटर्स क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ। ये जैसे सेंटर फॉर स्मेल है, ये सेंटर फॉर विजन है, ये सेंटर फॉर हियरिंग है। इन सेंटर्स का क्या काम है? इन सेंटर्स का मैम ये काम है कि जो सेंस ऑर्गन है ना, और सेंस ऑर्गन के पास कल क्या चीज पढ़ी थी एक तुमने इंपॉर्टेंट, कौन सी सेल्स होती हैं? रिसेप्टर। इन सेंस ऑर्गन के पास जो रिसेप्टर सेल है मैम, वो किसको कमांड देंगी? न्यूरॉन्स को। और न्यूरॉन्स मैम इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे इन सेंटर्स के पास। सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आएगी रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगी न्यूरॉन के पास, और न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएगा यहां इन पार्ट्स में। इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कौन करेगा? एसोसिएशन सेंटर। ये क्या करेगा इकट्ठा करके? मैम ये इकट्ठा करके पुरानी मेमोरी से पूरा तालमेल करवाएगा। जैसे पिज्जा खाया है, अच्छा ये पिज्जा कैसा था, जो पहले खाया था वो ज्यादा अच्छा था, ये तो बकवास टाइप का लग रहा है, इसकी सॉस में दिक्कत है, इसकी इस चीज में दिक्कत है, वो कैसे बता पाते हो? वो इसी का तो काम है, पुरानी मेमोरी को जो एनालाइज करना है ना, वो इसका काम है। और फाइनली कमांड किसको देते हैं? मोटर एरिया को। ठीक है, चलो लिखो, तुम एग्जांपल्स लिखो, ज्यादा समझाना नहीं होता क्योंकि फिर तुम्हें समझने में तुम्हारे ये हो जाते हैं चेहरे अजीबोगरीब टाइप के, शक्लें बनाने लग जाते हो। लिखो सेंसरी एरिया, लिखो लिखो रिसीव्स इंफॉर्मेशन, receives information from receptors present in sense organs. Receives information from receptors present in sense organs. इसके लिए लिखो जरा एक चीज, एनसीईआरटी से लिखवाती हूँ एक चीज। एसोसिएशन एरिया में लिखो बच्चों एक चीज, लिखो लिखो सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड, सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग all the information collected with information collected from other receptors, with information collected from other receptors, and finally comparing it with the information already stored in the brain, finally comparing it with the information already stored in the brain. मोटर एरिया में लिखो मोटर एरिया में लिखो ट्रांसमिट impulses to effector, transmit impulses to the effector cells. हाँ जी, इफेक्टर कौन थी बच्चों? और ग्लैंड्स है ना, फाइनली जो काम कर रही थी मैम। एग्जाम्पल लिख लो जरा एक एक, यहां इसका तो लिख ही लिया है। सेंसरी एरिया का क्या एग्जाम्पल होगा मैम? सेंसरी एरिया का मतलब बहुत सारे सेंटर्स है, किस चीज के लिए? लिखो सेंटर फॉर द सेंस फॉर स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, बहुत सारी चीजों के लिए सेंसेस हैं। ठीक है, और इसमें लिखो, इसमें एग्जांपल लिख लो, मोटर एरिया क्या कमांड देगा? लिखो मूवमेंट ऑफ
लेग मसल्स या हैंड मसल्स, मूवमेंट ऑफ लेग मसल्स या फिर हैंड मसल्स, ये एक टाइप का कमांड है, फाइनल कमांड इफेक्टर को। ठीक है, चलो अगर तुमसे सेरिब्रम के फंक्शंस पूछेगा तो तुम्हें एक फंक्शन तो लिख दोगे थिंकिंग, और क्या क्या लिखोगे, एक दो फंक्शंस और लिख लो, दो दो फंक्शन हर पार्ट के तुम्हें पता होने चाहिए हर टाइम, और जरूर आएगा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड्स। ठीक है, तो दो दो फंक्शंस तुम्हें हर पार्ट के पता होने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ जी, सेरिब्रम के कुछ फंक्शंस लिख लो। थिंकिंग, सेरिब्रम के कुछ फंक्शंस में कौन कौन आ जाएगा, थिंकिंग तो आ ही जाएगा, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग। हर चीज का सेंटर कौन है, हर चीज का सेंटर है फोर ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम हर चीज को कंट्रोल करता है। शुरू शुरू में कोई भी चीज सीखते हो, लिखना, साइकिल चलाना, कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम मेन इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करता है, इंटेलिजेंस का भी सेंटर है, इमोशंस का भी सेंटर है, बट उतने लिखो जितने याद रख पाओ, दो दो याद कर लेना। ठीक है, हर चीज कंट्रोल होती है यहां से, तो दो याद कर लेना, थिंकिंग याद कर लेना, मेमोरी, रीजनिंग, बस। बहुत सारे नहीं याद करने, दो दो कर लो बस, तुम्हारे कोर्स में वही है कि एक एक दो दो फंक्शंस, इनको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। लिख लिया? हाँ जी, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस पे आते हैं, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है जरा बताना? हार्मोन रिलीज करता था, कौन कौन से हार्मोन्स थे मैम? वो रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। कहाँ प्रेजेंट है? हाँ जी, कहाँ प्रेजेंट है? फोर ब्रेन में प्रेजेंट है मैम, फोर ब्रेन का पार्ट है। आओ जरा फंक्शंस देख लो, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इन्हीं पे आते हैं और किसी को पूछते ही नहीं है। हाँ जी, टेम्परेचर रेगुलेट करता है आपकी बॉडी का। हाइपोथैलेमस जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन में। किस चीज का सेंटर है? हंगर सेंटर है, थर्स्ट सेंटर है, यहीं पर भूख प्यास सब कंट्रोल करता है। कंट्रोल बोले तो बताता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और यहीं से जनरेट होती है वो सेंसेशन जो तुम्हें बताती है कि भैया पेट भर गया और नहीं खाना, बंद कर। सेंसेशन ऑफ बीइंग फुल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको जरूर करना है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको यहां से कि बताओ ये सेंस कहां से आती है, कौन सा सेंटर है ब्रेन का जो ये चीज बताता है कि पेट भर गया और नहीं खाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो चीजें हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट सवाल आते हैं वहां से। तो टेम्परेचर वाला कर लेना, भूख प्यास के लिए सेंटर ही ये कर लेना, और पेट भर गया भैया और मत खाओ, वो सारी की सारी कौन कमांड दे रहा है? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन पे आओ, देखो मिड ब्रेन का एज सच कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, बट एक लिख लो, जो हमारी आईज और आईलिड्स की मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करता है ये। एक लिखवा रही हूँ, सिर्फ दूसरा भी नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि वो कभी पूछेगा नहीं तुमसे ये, लेकिन स्कूल वाले पूछ लेते हैं इसलिए लिखवा देती हूँ। हाँ जी लिखो, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ आई एंड आईलिड्स। और अगर कभी फंस जाओ ना कहीं, ध्यान से सुनो, अगर कभी फंस गए तो ध्यान से सुनो, फोर ब्रेन का क्या काम बताया? फोर ब्रेन मेनली वॉलेंट्री एक्टिविटीज करता है जो हमारी इच्छा से होती हैं। अगर फंस गए गलती से कभी, इसके दो फंक्शंस पूछ भी लिए तो ये याद रखना है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को। अगर फंस जाओ तो, वैसे फंसोगे नहीं कभी भी, जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, वो हमारी मिड ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे? वैसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस भी होते हैं बट मैं इसलिए नहीं लिखवा रही तुम्हें यहाँ पे क्योंकि फिर वही कंफ्यूजन होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में लिखवा रखा है रिफ्लेक्सेस तो ब्रेन में भी लिखवा दिया, इसलिए कोई जरूरत नहीं कंफ्यूजन की, सिंपल सिंपल बिल्कुल। ठीक है, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम।
हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है मैम, कितनी भूख कितनी प्यास है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसका क्या काम है? फंस गए तो इनवॉलेंट्री एक्शंस लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे कौन से एक्शंस हैं, लेकिन ये याद कर लेंगे कि आई और आईलिड्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मिड ब्रेन। आओ जरा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट बताएं? हाँ जी, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम। मतलब कोई छोड़ देना, ये मत छोड़ना, बस लिखो जरा इसका क्या काम है। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी यही कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि ब्रीदिंग, जैसे कि हार्ट बीट, स्नीजिंग, कफिंग, सब कुछ यही। कोई 2 पक्के कर लेना, बाकी 1-2 देख लेना, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी इन तुम्हें। ठीक है, जो एनसीईआरटी वाले वो तो पक्का कर लेना, जैसे ये है ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और हार्ट बीट। अब ध्यान से सुनो, एक कौन कौन से 3 पार्ट पढ़े हैं बच्चों आपने हाइंड ब्रेन के? हाँ जी, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से 3 पार्ट पढ़े हैं? मेडुला, सेरिबेलम और पॉन्स। ध्यान से सुनो, अगर वैसे पॉन्स का फंक्शन उसको पूछना नहीं चाहिए, फंस जाओ तो ध्यान से सुनो। स्कूल में, वहां कहीं नहीं फंसोगे तुम, बोर्ड्स में, स्कूल में पूछ रहे वो कि पॉन्स के फंक्शन बता दो जरा। एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए कहीं नहीं है, ध्यान से सुन लो। ये भी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हाँ जी, एक्चुअली में होता ही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दोनों मिलकर ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। सांस अंदर लेने का काम है मेडुला का, और सांस बाहर छोड़ने का काम है पॉन्स का। तो इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि इन दोनों का काम मिलता जुलता है। 2 सेकंड के लिए सांस अंदर जाएगी मेडुला के इंस्ट्रक्शंस पे, और फिर बस रिलैक्स कर देंगे मसल्स को पॉन्स की इंस्ट्रक्शंस पे। तो ब्रीदिंग में इन दोनों का काम है, इसलिए ये लिख लो। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा ये, बोर्ड्स में नहीं आएगा ये। बोर्ड्स में तो वही आएगा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस, बस। हाँ जी, लास्ट वाला तो इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे इतने एमसीक्यू आए थे लास्ट ईयर हर सेट में, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हाँ जी, जो ड्रिंक करते हैं ना, जो अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उनको क्या होता है, उनका ये सेरिबेलम ही गड़बड़ा जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ता है। दारू पीने के बाद इस पे असर होता है, सेरिबेलम पे। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी का बैलेंस बनाना 2 ऑर्गन्स का काम है। बताना जरा कौन कौन से, एक 9th क्लास में पढ़ाया था। आपकी बॉडी में बैलेंस 2 ऑर्गन्स है जिनका काम है। एक तो ये बता दिया, चलो ठीक है, ब्रेन का सेरिबेलम और ईयर्स है ना, ईयर्स का काम है। ईयर में सबसे जो इंटरनल ईयर होता है, 9th क्लास में पढ़ा था ना, ईयर कॉकलिया एक पार्ट होता है इंटरनल ईयर का, उसका काम है बैलेंस बनाना। तो 2 ही पार्ट हैं जो बैलेंस बनाते हैं, लेकिन दारू का असर इस पे होता है, उस पे नहीं होता। कान के अंदर इस पे होता है, इस पे होता है ना, क्योंकि ब्लड के थ्रू चले जाते हैं वो सिग्नल्स, ठीक है, उसमें नहीं जा पाते। तो भैया अगर किसी को दिक्कत होती है ना बैलेंस वाली, तो इसका मतलब या तो तुम्हारे कान में इन्फेक्शन है। मुझे हुआ एक बार, पहले मैं ये सोचती थी जब मैं खुद पढ़ती थी इस चीज को, नहीं, मैंने कान में इन्फेक्शन से बैलेंस कैसे बिगड़ेगा। मैं शायद एमएससी में थी उस टाइम, फाइनल ईयर था, मेरी थीसिस सबमिट होने वाली थी। हम फ्रेंड्स लोग वॉक पे गए सुबह, और मैं एकदम से ऐसे गिरी नीचे, झटका लग के, वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, एक्चुअली जॉगिंग क्या मस्ती कर रहे थे, भागने लग गए और मैं गिर गई, ऐसे झटका आ गए, मेरे शूज भी फट गए, यहाँ से सारे लोअर वगैरह सब साफ। फिर घर आए तो ऐसे हॉस्टल में जैसे आए तो एकदम पूरा घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेड घूम रहा है पूरा। मतलब पहली बार मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी, भाई वाकई चक्कर कितनी भयंकर चीज है। ठीक है, फिर वहां से आए कि हाँ डॉक्टर थे सहारनपुर में, कोई कानों के ENT स्पेशलिस्ट थे, मखीजा शायद नाम था, मेरे आदमी ने, काफी पहली बात है, मतलब डॉक्टर का नाम था, काफी फेमस डॉक्टर थे। उन्होंने बोला ये तो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो वायरल इन्फेक्शन है, तो खतरनाक, डरा दिया बिल्कुल। डॉक्टर डरा देते ना, इसको तो मैडम बहुत लंबा इलाज चलेगा। और मैं उस टाइम बच्ची, समझो एमएससी का बच्चा ही होता है, कितने साल का होता है। तो मम्मी कह रहे हैं, मम्मी मेरी रोने लग गई कि हाँ ये कैसा इन्फेक्शन हो गया इसको, ये तो ठीक ही नहीं होगा इसका कान। फिर पता नहीं एक बार मेडिसिन दी, हफ्ते में ठीक। और मैं ये सोचूं, मैं अंकल वो कितना झूठ बोल रहे थे डॉक्टर अंकल। तो भाई बहुत बुरा असर होता है, बहुत गंदे चक्कर आते हैं, ऐसे लगता है कि बेड कहाँ है, तुम कहाँ हो, पूरा सर घूमता है।
ठीक है, तो कॉकलिया में इन्फेक्शन हो तो भी आपका बैलेंस बिगड़ता है बॉडी का, और एक सेरिबेलम, इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है अल्कोहल पे। अभी है टाइम। हाँ जी, दूसरा फंक्शन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हम अपनी इच्छा से बहुत सारी एक्टिविटीज को बहुत प्रिसीजन के साथ करते हैं, बहुत क्लैरिटी से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे को सीधे सीधे एक लाइन मार्क कर दी जाए कि भैया तुझे इस पे चलना है, तो वहां पर भी जरूरत पड़ने वाली है सेरिबेलम की। सेरिबेलम बैलेंस को मेंटेन कर रहा है ना। अगर किसी बंदे को सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पे चलना है, वो एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई बच्चा कोई ड्राइंग बना रहा है बैठ के, ठीक है, पेंसिल लेके बहुत प्रॉपर तरीके से, लिखना अलग चीज है, लिखने को कौन कंट्रोल कर रहा है? राइटिंग को, सेरिब्रम। लेकिन जब तुम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कोई ड्राइंग बना रहे हो, हाँ जी, राइडिंग अ बाईसाइकिल, मैम इसमें क्या जरूरत है बताना जरा। अगर ये बताओ, बाईसाइकिल सीख रहे हो, कौन सा सेंटर काम करेगा? बाईसाइकिल का सीखना, शुरू में बाईसाइकिल सीखोगे, सेरिब्रम काम करेगा, लर्निंग में उसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब सीख ली है और अंधी चलानी है, फिर ये काम करेगा सेरिबेलम। बैलेंस मेंटेन हो गया, बॉडी को पता चल गया, सेरिब्रम को पता चल गया कि भैया सीख लिए, ट्रेंड है बंदा, फिर ये कंट्रोल करेगा सेरिबेलम अपने आप। तो जितने भी बैलेंस वाले काम है बॉडी में, और जितनी भी एक्टिविटीज है जो बहुत अच्छे से करनी है, वॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है, तो उनको ये कंट्रोल करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू उस पर भर 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 के आते हैं, तो ये याद रखनी सारी एक्टिविटीज, ठीक है। हाँ जी, एक बार सारे फंक्शंस बताओ जल्दी। सेरिब्रम का क्या फंक्शन है आरुष? लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, सोचना, मेमोरी, सारे काम उसी के हैं। हाँ जी। हाइपोथैलेमस क्या करता है ऋषभ? टेम्परेचर, मैम भूख लग रही, प्यास लग रही, वो सारी सेंसेशंस कहां से कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस से। हाँ जी, अगर थैलेमस का फंक्शन पूछ लेगा, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन चलो उसको लिखते नहीं, रिले सेंटर होता है, छोड़ो। लेकिन हाँ जी, ये बताना मिड ब्रेन क्या करेगा विभोर? आईलिड्स और आई की मूवमेंट कराता है, और अगर फंस गए तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लिख के आ जाएंगे, बस छुट्टी। हाँ जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है पार्थ? ब्रीदिंग को मैम, हार्ट बीट को मैम, और ब्लड प्रेशर को। जितनी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारी मेडुला कर लेता है हमारी तरफ से। हाँ जी, सेरिबेलम क्या करता है प्रणव? मैम बैलेंस को, पोस्चर को, बॉडी के ये मेंटेन करता है। और कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें अपनी इच्छा से करनी हो, वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करनी हो, जैसे सीधे सीधे चलना हो, साइकिल चलानी हो, उन सब में सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, पॉन्स का क्या फंक्शन है? पॉन्स का क्या फंक्शन है अगर फंस गए तो? क्या करता है? ब्रीदिंग। आओ जरा स्पाइनल कॉर्ड बनाओ। क्या अभी है टाइम? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बटरफ्लाई शेप की होती है। आओ जल्दी, कुछ रोने से की आवाज आ रही है, बनाओ बेटा जल्दी, फिर चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें यहां रखने वाली हूं, बस ये डायग्राम बना लो फिर चले जाना। बटरफ्लाई बनाने रुक जाओ, तुम अच्छी बना लेना, तुम्हारी बढ़िया बनती है ना। ये तो बन गई ना दे रही, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रही हूं मैं इसको। बनाओ बनाओ जल्दी। अरे तुम देखो मत, तुम अपनी बुक खोल के बनाओ। हाँ जी बनाओ जल्दी। ये थोड़ा सा गोल बना लेना, तुम्हारी बन जाएगी तो। अरे मकड़ी नहीं है पगलो, आप बनाओ आप बनाओ। कल नहीं बनाऊंगी बेटा, क्योंकि कल टेस्ट है ना तुम्हारा। है
चलो बना लो, बन गई बस। बट अब बनाओ जल्दी, इतना टाइम नहीं वेस्ट करते। बस डायग्राम बना के चले जाओ। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज को लेके आया है, और जो न्यूरॉन्स सीएनएस के अंदर पड़े होते हैं उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। और ये जो मैसेज लेके जाएगा इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। बनाओ जल्दी। क्या बनाओ जल्दी। हेलो जी 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 सर अभी फोन करते हो, अभी क्लास चल रही है। अभी मैंने कुछ मुर्गे पकड़े हुए हैं सर। तुम्हारा मन नहीं करता ना पढ़ने का, बिल्कुल बोझ लगती है ना पढ़ाई। हाँ बेटा हो रही हूँ, कल अच्छे से पढ़ के आना। अब ध्यान से सुन लो इसके बारे में एक दो बात, बस फिर चले जाना। और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना एक्सरसाइज करके आना इसकी सारी। हाँ चले जाना, रुक जाओगे आधा घंटा, वो भी बोर कह रहे रुक जाएंगे। आओ ध्यान से सुनो एक बात काम की, आओ जरा। हाँ जी, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है, कल भी बताया था, जो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएगा किसके पास, सीएनएस के पास। इंटर न्यूरॉन रिले न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ये देखो। और मोटर न्यूरॉन किसको बोलते हैं, जो फाइनली मैम काम करवाएगा किससे, यहां कोई मसल भी हो सकती है जिससे ये काम करवाएगा। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाता है सीएनएस के पास, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आता है कहां से, सीएनएस से, और इंटर न्यूरॉन जो है मैम वो प्रेजेंट होते हैं सीएनएस के अंदर, जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेंगे और किसको पास करेंगे, मोटर को। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ये बटरफ्लाई शेप का इसका पूरा टिश्यू है। और ध्यान से सुनो, मैसेज आने की जगह स्पाइनल कॉर्ड यहां है ना, मैसेज पीछे से आता है और आगे वो मसल्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स आगे की तरफ होते हैं और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है वो पीछे की तरफ है। इसलिए देखो डोर्सल रूट बनाई है, डोर्सल रूट का मतलब है पीछे की साइड, भाग जाओ।